हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। हम लोग वैदिक पीरियड को देखेंगे। एक ऐसा सभ्यता जिसमें वेद पुराण लिखे गए। एक ऐसा सभ्यता जिसको वैदिक लोगों ने डेवलप किया था, रूल किया था। एक ऐसा सभ्यता जिसको हम लोग अपने वंशज की तरफ देखते हैं। लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसे थे, ये लोग कैसे रहते थे, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या ये लोग हमारे इंडिया के लोग थे, क्या इंडिया के नेटिव पर्सन थे। इस सब बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे इन लोग का रिलीजियस थॉट क्या था, इन लोग का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था। ये सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। वैदिक सभ्यता जो पीरियड जो था 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक फैला हुआ था। एक ऐसा सभ्यता जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक फैला था, जिसको वैदिक लोगों ने डेवलप किया था, रूल किया था। उस सभ्यता को हम लोगों ने वैदिक सभ्यता बोला। ये वैदिक लोग कौन थे? तो ये लोग वो थे जिन्होंने वेद लिखा है, पुराण लिखा है, बहुत सारे दर्शन लिखे हैं। तो ये लोग वैदिक लोग थे। क्या ये हमारे इंडिया के थे? क्या हमारे इंडिया के नेटिव पर्सन थे या नहीं थे? तो कहाँ से आए? तो आपको पता होना चाहिए ये लोग हमारे इंडिया के नहीं थे, क्योंकि जो हमारे इंडिया के लोग थे ना, उसके लिए वेद में लिखा गया है दस्यु एवं दसु। ठीक है, दस्यु या दसु बोला गया। हमारे देश के जो एक्चुअल लोग थे, जो कि काला कलर के होते थे, वो दसु या दस्यु बोला जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि वो काला कलर के होते, लेकिन जो ये लोग थे, वैदिक लोग थे, जिसे आर्यन बोला जाता है, ये लोग काला कलर के नहीं थे, ये लोग उजला कलर के थे। ठीक है, व्हाइट कलर के थे, गोरा कलर के थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक लोग थे ना, ये हमारे देश के नहीं थे। ये लोग दूसरे देश से, दूसरे एरिया से हमारे तरफ मूव किए थे, हमारे तरफ आए थे। तो रहा कि सर क्वेश्चन कि ये कहाँ से आए? तो देखो, वैदिक जो लोग थे ना, वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से। ऐसा किसने बताया? तो मैक्स मुलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया है ये लोग मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया का मतलब हो गया कि अफगानिस्तान से लेकर के जो रसिया तक का रीजन है ना, इससे ये लोग आए थे हमारे देश की तरफ। उस समय उस रीजन को हम लोग बैक्टीरियन रीजन बोलते थे। तो बैक्टीरियन रीजन से ये लोग आए थे। ठीक है, ये लोग जो थे ना, हमारे देश की तरफ ही नहीं आए थे। ये लोग जो थे, जो कैस्पियन सागर पड़ता है, आप जब देखेंगे मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट एशिया को देखेंगे, तो वहाँ कैस्पियन सागर आपको मिलेगा। उस कैस्पियन सागर से तीन तरफ इन्होंने मूव किया था। ये लोग जो थे, आर्यन लोग, ये तीन तरफ गए थे। एक था ईस्ट यूरोप की तरफ कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग ईरान की तरफ चले गए थे, और कुछ लोग इंडिया की तरफ चले। लेकिन क्वेश्चन रहा कि सर ये आपको कैसे पता चलता है ये लोग तीन तरफ गए थे? तो देखो, इस तीनों में जब समानता देखी गई ना, सिमिलरिटी देखी गई है ना, तो सभी का भाषा एक जैसा मिला है, सभी का जेनेटिक्स एक जैसा मिला है। तो इससे पता चलता है ये जो आर्यन लोग थे ना, ये मध्य एशिया से निकल करके तीन तरफ गए थे। और ये जो तीनों जो टाइम पीरियड था, जब देखा गया, तो इसमें एक जगह देखा गया जेनेटिक्स और एक देखा गया भाषा। तो देखा गया कि भारत में जो लोग आए ना, उन्होंने वेद लिखा। जो ईरान की तरफ गए थे ना, वो ईरान की तरफ वाले ने जेंडा अवशिष्टता लिखा। और जो ईस्ट यूरोप की तरफ गए थे, कैस्पियन सागर से जो वेस्ट की तरफ गए थे, उन्होंने होमर लिखा। और तीनों में जो देखा गया, ये तीनों जो काव्य है, इस तीनों काव्य में जब देखा गया, तो बहुत सारे सिमिलरिटी मिली। जैसे कि हमारे वेद में सिंधु नदी बोलते हैं, तो सौ को जेंडा अवशिष्टता में हौ बोला जाता है, और उसे हिंदू नदी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलरिटी मिले, साथ ही साथ जेनेटिक्स भी सेम मिले। जो हमारे देश का, दिल्ली का जब जेनेटिक्स देखा गया, तो उस जेनेटिक्स में भी फैक्टर M17 था। और जो रसिया का जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन जो रसिया का है, उसके जेनेटिक्स में भी M17 है। इससे पता चलता है कि रसिया की तरफ से ही ये लोग आए थे। रसिया और मध्य एशिया की तरफ से ये लोग आए थे। तो जो आर्यन थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को डेवलप किया, वो मध्य एशिया से आए थे। और हमारे देश में नहीं, ये लोग ईस्ट यूरोप की तरफ गए थे, ईरान की तरफ गए थे, और इंडिया की तरफ, हमारे देश की तरफ आए थे। ऐसा हम लोग को इनके भाषा से, भाषा के द्वारा इन्होंने जो किताब लिखी, इससे पता चलता है, और साथ ही साथ जेनेटिक्स से भी पता चलता है। अब रहा क्वेश्चन कि सर ये हमारे भारत में आए, लेकिन भारत में कहाँ पे सेटल हुए? तो आपको पता होना चाहिए जो उस समय भारत था ना, वो भारत पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिला हुआ था। तो ये लोग शुरू में जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है ना, सिंध एरिया, पंजाब एरिया, भारत का पंजाब एरिया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में ये लोग बसे थे। लेकिन बाद में जब देखेंगे, ये इसी वैदिक पीरियड का जब लास्ट एज आता है, उस समय हम लोग देखेंगे ये लोग गंगा प्लेन की तरफ, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करते हैं और गंगा की तरफ आते हैं। पहले ये लोग सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। सिंधु नदी जो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से होकर के पंजाब, इधर वाला जो पाकिस्तान का जो एरिया है, उधर कश्मीर से निकल के फिर पाकिस्तान के एरिया की तरफ जाते हैं। उस एरिया में पहले ये लोग बसे थे, और बाद में जाकर के ये लोग गंगा प्लेन की तरफ
जो गंगा प्लेन है, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सब एरिया की तरफ ये लोग मूव किए थे। अब रहा क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों, ये लोग बाद में क्यों मूव किए थे, डायरेक्ट गंगा प्लेन की तरफ नहीं आ सकते थे क्या? तो देखो, गंगा प्लेन उस समय जंगलों से ढका हुआ था। जो गैनेटिक प्लेन था वो पूरा जंगल से ढका हुआ था। और जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जिसे हम लोग ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं ना, उस पीरियड में जो है ना, लोहे का जो आविष्कार इंडिया में नहीं हुआ था, इसीलिए लोग औजार नहीं बना पाए थे जिससे जंगल को काट सके। तो आपको पता चल गया ना, जो हम लोग का वैदिक पीरियड है उसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड। जो पहला पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक को बोलते हैं हम लोग ऋग वैदिक पीरियड। और इस पीरियड में पाकिस्तान के सिंध पंजाब रीजन, इंडिया के पंजाब रीजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आर्य लोग बसे थे। वहां पे जो है सप्त सिंधु नदी होते थे, इसी नदी के किनारे ये लोग बसे थे, जिसे हम लोग इंडस रीजन भी बोलते हैं। सप्त सिंधु नदी का मतलब क्या हुआ, तो 7 नदी था उस समय, ठीक है। सिंधु नदी, ब्यास नदी, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज एवं सरस्वती, इस नदी के किनारे ये लोग बसे थे शुरू में, ठीक है। और बाद में ये लोग जो है उत्तर वैदिक काल में गंगा प्लेन की तरफ मूव किए और गंगा के किनारे ये लोग बसे, जो कि उत्तर प्रदेश में कौशला रीजन और बिहार में विदेह रीजन की तरफ ये लोग बसे थे, क्योंकि इन लोगों ने जंगल को काटना सीख गया था आयरन का यूज करके, लोहे का यूज करके। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि ये वैदिक लोग कौन थे। ये लोग आ रहे थे, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ये हम लोग को जेनेटिक्स और भाषा से पता चलता है। साथ ही साथ ये जो वैदिक पीरियड है, इसे हम लोग ने दो भाग में बांटा। एक को हम लोग ने ऋग वैदिक काल बोला, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चला, और दूसरे को हम लोग ने उत्तर वैदिक काल बोला, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला, ठीक है। शुरू में ये लोग जो थे इंडस रिवर के किनारे, सप्त सिंधु नदी के किनारे बसे थे, और बाद के पीरियड में ये लोग गंगा नदी के किनारे गैनेटिक प्लेन की तरफ बसे, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता थी ना, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य को द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया था, वो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हम लोग देखा था पिछला चैप्टर में कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ सिटी का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जो ये वैदिक सभ्यता थी ना, ये सिटी की सभ्यता नहीं थी, ये गांव की तरह थी। गांव की तरह कुछ फैमिली का एक ग्रुप होते थे, इस तरह की ये सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी किस तरह की सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसका जो लैंग्वेज था संस्कृत था, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला था, क्योंकि उसके लैंग्वेज को हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जो वैदिक पीरियड है ना, जिसके लैंग्वेज को हम लोग समझ पाए, इसे हम लोग ने हिस्टोरिक पीरियड में रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो वैदिक सभ्यता थे वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत लैंग्वेज था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उस समय जो थे भारत के जो नेटिव पर्सन थे, जो भारत के एक्चुअल पर्सन थे ना, उसे दसू या दस्यु बोला गया है। कहाँ पे, वेद में लिखा गया है। आर्यन लोग जब भारत में एंट्री किए ना, जब भारत आए ना, तो इन लोगों ने इन लोग से युद्ध किया था, दसू और दस्यु से युद्ध किया था, ठीक है। क्योंकि ये जो दस्यु एवं दस्यु जो थे, ये लोग जो थे भारत के नेटिव पर्सन, ये अनसिविलाइज्ड ढंग से रहते। ये लोग उस समय भी पत्ते से बने हुए छाल सब पहनते थे, ठीक है, ये सब पहनते थे। लेकिन जो वैदिक लोग जो मध्य एशिया से आए थे ना, ये थोड़ा डेवलप्ड थे, ठीक है। ये लोग वुलन कपड़े पहनते थे, ठीक है। जो सूती का कॉटन जो होता है, वो स्पिनिंग करके जो बनता है, सूत को काट करके, वो सब पहनते थे। ये लोग बहुत ही मतलब जो है इंफीरियर की तरफ देखते थे, ठीक है। इन लोगों से इन्होंने भागा दिया था। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको बताया कि जो वैदिक पीरियड था शुरू में सिंधु नदी के किनारे था, और वही वैदिक पीरियड जब लास्ट में खत्म होते रहता है, तो आप देखेंगे गंगा की तरफ चलते जाता है। तो ये गंगा की तरफ जो पहले जो थे ना, वो दस्यु सब रहते थे, जो भारत के एक्चुअल पर्सन। इन लोगों को उन्होंने, आर्यन लोगों ने भगा दिया था उधर से, ठीक है, युद्ध के द्वारा एवं मार के सबको भगा दिया था। और फिर उस जो गंगा का प्लेन था ना, वहाँ के जंगल सबको काट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर जब डेवलप किया था आर्यन लोगों ने, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि आपसे हमेशा जो है इन दोनों के बीच में ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए। देखो जो हमारा जो वैदिक पीरियड था ना, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया ऋग वैदिक पीरियड, एक को बोला गया उत्तर वैदिक पीरियड। मतलब जो शुरू का पीरियड था, जिसे हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक के पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक पीरियड मतलब लास्ट जो एज था वैदिक पीरियड का, 1000 से लेकर 600 बीसी तक जो था उत्तर वैदिक। इस दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, क्या शुरू में क्या था और बाद में क्या डेवलप्ड हुआ, ठीक है।
ये सब हम लोग देखेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपका मेंस में ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड था और जो लास्ट वैदिक पीरियड था, इस दोनों के बीच में आप इक्वेट कीजिए, सिमिलरिटी बताइए, डिफरेंसेस बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू में कैसा था, बाद में कैसा था, बाद में रिलीजियस में क्या डिफरेंसेज आए, ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको सेटलमेंट बता दिया था कि जो रिंग वैदिक पीरियड जो थे, ये शुरू में जो थे ना, ये सप्त सिंधु नदी के किनारे बसे थे, जबकि बाद में उत्तर वैदिक काल में ये गंगा प्लेन के उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में बसे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वहाँ का मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मतलब वहाँ राजा होते थे, क्या होते, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो ये कैसे चलाते थे, ये शासन कैसे चलाते थे। तो देखो, जो रिंग वैदिक पीरियड था ना, उसमें देखा गया कि कुल, ग्राम, बीस एवं जन, मतलब जो सबसे छोटा इकाई होता था कुल होता था, मतलब एक फैमिली को कुल बोला जाता था। कुछ फैमिली मिलकर जो बनाते थे ना, उसे ग्राम बोला जाता था, और ग्राम के हेड को ग्रामनी बोला जाता था। और जब ग्राम, 2-4 ग्राम मिल जाता था ना, उसे 20 बोला जाता था, जिसके हेड को बीसपति बोला जाता था। ठीक है, 20 मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, और जो लास्ट होते थे वो जन होते थे, जिसे राजन बोला जाता। समझ में आया आपको कि रिंग वेद, जो जब रिंग वैदिक पीरियड है, मतलब जो वेद का जो शुरुआती पीरियड है, इसमें देखा गया कि जो जो समाज का जो इकाई था ना, सबसे छोटा इकाई, जब एक फैमिली को कुल बोला जाता था, और उसमें जो फादर होते थे ना, उसे कुलुप बोला जाता है, वही जो होते थे वो फैमिली का हेड होते थे। ठीक है, जब कुछ फैमिली मिल जाते थे ना, जैसे 10-20 फैमिली जब मिल जाता है ना, तो उसे ग्राम बोला जाता था। उस ग्राम की जो हेड होते थे उसे ग्रामीणी बोला जाता था। ठीक है, और जब कुछ ग्राम मिल जाते थे ना, उसे 20 बोला जाता था, और 20 का जो हेड होता था वो बीसपति होता था। और उसके बाद जन होते थे, जिसके हेड को राजन बोला जाता था, और इसी को किंग बोला जाता था। ठीक है, राजन, राजन, ये जन होते थे। ठीक है, यही हेड करते थे। इनका काम क्या था? राजन का काम था, इनका काम होता था कि गांव की रक्षा करना। ये जो गांव मिलके जो बने हैं जन तक, इनकी रक्षा करना, यहाँ युद्ध का नेतृत्व करना, पशुओं की रक्षा करना। देखो, उस समय का जो समाज था ना, वो 2 चीज पे डिपेंडेंट था, एक एग्रीकल्चर पे और एक पशु पे डिपेंडेंट था। ठीक है, इसीलिए राजा का मेन काम यही होता था कि एग्रीकल्चर को रक्षा करना और साथ ही साथ पशु की रक्षा करना। युद्ध के द्वारा भी ये लोग कुछ नहीं करते थे, मतलब कि युद्ध के द्वारा बस इनके एग्रीकल्चरल लैंड जो होते थे, उसमें अगर कोई पशु, दूसरे लोगों ने पशु चरा लिया, तो उसको भगा करके खदेड़ना, ये ही युद्ध में होते थे। ठीक है, जबकि हम जब वैदिक पीरियड के लास्ट में देखते हैं ना, तो वहाँ 2 और शब्द जुड़ जाते हैं, एक राष्ट्र और महाजनपद वर्ड आ जाते हैं। ये हम लोग को जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला आता है ना, तब हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े, मतलब एक बड़े बड़े एरिया को राष्ट्र बोला गया, महाजनपदा बोला गया, जिससे हम लोग देखेंगे कि 500-600 BC में महाजनपदा का निर्माण हो जाता है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखें। अब देखो कि हम लोगों ने देखा कि कुल, ग्राम, 20 एवं जन। कुल के हेड को कुलुप, ग्राम के हेड को ग्रामिणी, 20 के हेड को बीसपति और जन के हेड को राजन बोला जाता। अभी जो राजा होते थे ना, इस राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, इलेक्शन होता था, और इलेक्शन में भाग कौन लेते थे? समिति के द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता था। तो देखो, राजन जो होते थे ना, उसके नीचे 2 होते थे, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। मतलब जो अपर हाउस होते थे, जहाँ पे राजा और राजा के मंत्री रहते थे, उसे सभा बोले जाते थे। और जहाँ पे राजा और राजा जो है प्रजा के साथ जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे लोग जो चुन के भेजे हैं, वो समिति हुआ करते थे। ठीक है, तो सभा एवं समिति का कॉन्सेप्ट था रिंग वैदिक पीरियड में। लेकिन जब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक पीरियड, जब मतलब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला है, तो उस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि सभा समिति सब खत्म हो गया। अब राजा जो है ना, वो पूरा हेरिडिटरी की तरफ बन गया, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑटोक्रेटिक हो गया, मतलब राजा को कोई हटा नहीं सकता है। पहले सभा समिति थे, जब राजा से संतुष्ट नहीं होते थे ना, तो समिति दूसरे को राजा बना देते थे। इसीलिए मैंने लिखा है कि राजा का जो पोस्ट होता था, राजन का पोस्ट, उतना हेरिडिटरी नहीं था। लेकिन उत्तर पीरियड में देखा जाता है कि ये टोटल हेरिडिटरी हो गया, रूरल जो हो गया, राजा जो हो गया बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अब वो ऐसा क्यों हुआ? उत्तर वैदिक पीरियड में राजा क्यों पावरफुल हो रहा है? तो देखो, जैसे वैदिक सभ्यता खत्म होने वाली स्टेज में पहुंचती है, मतलब उत्तर वैदिक काल में पहुंचती है ना, उस समय एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, वो बढ़ने लगा। क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया कि लोहे का खोज हो गया, लोहा का खोज होने से जंगल को काट करके बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी सबका वहाँ बहुत ज्यादा उपजाऊ, मतलब वहाँ पे जो है कृषि का जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, और कृषि से जो है वो टैक्स आने लगे। राजा इतने पावरफुल हो गए क्योंकि इनके पास रुपया आ गया। पहले जो था वैदिक पीरियड में, वहाँ पशु और जो कृषि होता था वो खाने के लिए बस यूज होता था। लेकिन अब जो है ना, ये कृषि का लैंड भी बढ़ रहा है,
बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ डेवलप होने लगे, और डेवलप होने की वजह से राजा के पास रुपया आने लगे, और जैसे ही रुपया आएगा तो राजा जो है वो ऑटोक्रेटिक नेचर का हो जाएगा। मतलब वो अब किसी को दूसरे को राजा नहीं बनने देंगे, ठीक है, वो खुद ही रहेंगे। तो टैक्स मतलब टैक्स जो है लेना स्टार्ट कर देंगे उन लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी आपको बताया था कि भारत का जो नेटिव लोग थे, दस्यु जिसको बोलते थे, ठीक है, उसी नेटिव लोगों में से एक ग्रुप था जो सुदास का ग्रुप था, ठीक है। तो एक दशरास युद्ध का चर्चा होता है ऋग्वेद में, ठीक है, दशरास युद्ध, ठीक है। दशरास युद्ध जो है ये पारुखनी नदी, जिसको पारुषणी नदी को हम लोग रावी नदी बोलते हैं, इस रावी नदी के तट पे एक दशरास युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो सुदास जो थे ये हमारे देश के नेटिव पर्सन थे, नेटिव राजा थे, हमारे देश के जो एक्चुअल लोग थे उसके राजा थे। और 10 जन जो थे ना ये आर्यन लोग थे। इस 10 जन इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 10 वो राजा थे, ठीक है। 10 राजा में से 5 राजा शायद आर्यन थे और 5 राजा नॉन आर्यन थे, जिसको हम लोग पुरु क्लैन बोलते हैं, पुरु, ठीक है, पुरु। और जो ये सुदास वाला जो क्लैन था इसको भारता क्लैन बोलते हैं। इस दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था और जिसमें हमारे नेटिव जो राजा थे भारता क्लैन ये जीत गया था। लेकिन बाद में आप जाके देखेंगे ये जो भारता क्लैन था और पुरु क्लैन ये दोनों आपस में मिल करके कुरु क्लैन का निर्माण करते हैं। कुरु क्लैन, कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र रीजन है हरियाणा दिल्ली की तरफ, जो कुरुक्षेत्र रीजन था, इसमें ये लोग जो है कुरु लोग रहने लगे और इसी एरिया को कुरुक्षेत्र बोला गया, ठीक है। जहाँ पे आप आगे जाके देखेंगे महाभारत का युद्ध भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जो भारत के नेटिव पर्सन और आर्यन के बीच में हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था, सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था। 10 जन का मतलब 10 राजा, इसमें आर्यन और सुदास हमारे देश के थे, वार्ता। बाद में जाके ये दोनों मिल जाते हैं, कुरुक्षेत्र में ये दोनों मिल करके रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये एरिया आप समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखा कि कुल ग्राम 20 और जन होते थे, जन का हेड राजा होता था, सभी का हेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी बता दिया कि उत्तर वैदिक काल में राजा कैसे पावरफुल होने लगे, ठीक है। और शुरू में जो और राजा होते थे इसको चुनाव के द्वारा जब उससे संतुष्ट नहीं होता था तो उसे बदल भी दिया जाता था, ठीक है। अभी देखो कि जो राजा का जो एडवाइजर होता था ना वो पुरोहित होता था, ठीक है, जो राजा को एडवाइस करते थे। तो पुरोहित में 2 पुरोहित का नाम आपको याद रखना है। एक वशिष्ठ मुनि का नाम आप सुने होंगे, एक वशिष्ठ मुनि और एक विश्वामित्र, ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि को कहा जाता है एक कंजर्वेटिव माइंड सेट के थे, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे, ठीक है। जबकि विश्वामित्र जो थे वो लिबरल विचारधारा के थे, उदार विचारधारा के थे, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग को ऋग वैदिक काल में देखने को मिलता है कि जो राजा का एडवाइजर होता था वो पुरोहित होता था, और 2 पुरोहित का नाम आपको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको पता होगा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ऋग्वेद के 10वें पीरियड में जो है वो चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है, मतलब 4 वर्ण में जो समाज डिवाइड था उसके बारे में उल्लेख है, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था, मतलब राजा क्या होते थे, कैसे काम करते थे, सबसे छोटा इकाई जो होते थे वो क्या होते थे। अब हम लोग देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब सामाजिक ढांचा कैसा था, मतलब ऋग वैदिक काल के समाज सब कैसे रहते थे। देखो जब हम लोग समाज को देखते हैं ना वैदिक पीरियड में, तो हम लोग देखते हैं कि शुरू का जो ऋग वैदिक पीरियड था, जो मतलब वैदिक पीरियड का जो स्टार्ट पीरियड था ना, यहाँ पे 4 वर्ण में डिवाइड था समाज, जिसको हम लोग काम के आधार पर बांटा गया था, मतलब जो लोग जिस तरह से काम करते थे उस आधार पर बांटा गया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि वैदिक पीरियड का जो खत्म होने वाला रहता है उत्तर वैदिक काल में, यहाँ देखते हैं कि वर्ण का जो आधार हो गया काम से हटकर पिता के आधार पे होने लगा, मतलब फादर जिस वर्ण के होंगे तो बच्चे भी उसी वर्ण के होंगे, इस आधार पे देखा जाने लगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब वैदिक पीरियड में जो शुरू ऋग वैदिक पीरियड था इसमें स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्टफुल मिलता था, मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। इसे सभा समिति जो अभी मैंने बताया, सभा समिति जो होता था उसमें भाग लेने का अधिकार था, यज्ञ में भी भाग लेने का अधिकार था, वुमेन को रिस्पेक्ट किया जाता था। वुमेन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत सारे स्कॉलर का नाम, जैसे घोषा हो गया, सिक्ता हो गया, अपाला हो गया, लोपामुद्रा हो गया, विश्वरा हो गया, ये सब बहुत पढ़े लिखे वुमेन थे, बहुत पढ़े लिखे स्त्रियां थे जो ऋग वैदिक काल के थे, ठीक है। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल को देखेंगे ना, जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला तो इसमें आप देखेंगे स्त्री को और शुद्ध को बहुत ही खराब स्थिति से देखने लगा, ठीक है, बहुत ही बुरा स्थिति से इसे देखने लगा, बहुत ही इंफीरियर इसे ट्रीट करने लगा। इसे सभा समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता है, इसे कोई पावर नहीं दिया जाता है, ठीक है। एजुकेशन पे भी इसका असर देखने को मिलता है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब इंफीरियर नजर से देखने लगा शूद्र को भी और साथ ही साथ स्त्री को भी, ठीक है। जो वैदिक काल के जो सभ्यता होते थे उस समाज जो था प्रीति मतलब पिता ही फैमिली के हेड होते थे,
प्रीति प्रधान समाज जो था वो दोनों पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में भी और ऋग वैदिक काल में भी, दोनों में प्रीति प्रधान ही था, फादर ही हेड होते थे, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या चाइल्ड मैरिज वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, तो यस, देखो चाइल्ड मैरिज जो है ना वो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ऋग वैदिक काल में नहीं। मतलब जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ था ना उस समय आपको चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, लेकिन जब ऋग वैदिक खत्म होने लगा उत्तर वैदिक काल में जो है चाइल्ड मैरिज देखने को मिलता है। पर्दा सिस्टम दोनों में नहीं था, ठीक है, ऋग वैदिक में भी नहीं था और उत्तर वैदिक काल में भी पर्दा सिस्टम नहीं था। कुछ लेडीज ऐसे भी होते थे जो शादी कभी नहीं करते थे, तो उसे अमाजू बोला जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दो वर्ड है आपको कि अमाजू वैसे लेडीज होते थे जो कभी शादी नहीं करते थे। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्या विधवा जो जो लेडीज का पति मर जाते थे उसे दूसरा शादी करने का अधिकार था, तो यस, वो जो जो पति होते थे उसके छोटे भाई से शादी कर सकता था, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हम लोग ने देखा कि ऋग वैदिक पीरियड में जो थे 4 वर्ण में समाज डिवाइड था काम के आधार पे, तो हम लोग ने देखा उत्तर वैदिक पीरियड में जो समाज थे वो कर्म के आधार पे हट करके अब पिता के आधार पे होने लगे। हम लोग ने देखा कि ऋग वैदिक काल में जो है स्त्री को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, पावर मिलता था, जबकि हम लोग ने देखा उत्तर वैदिक काल में स्त्री और शुद्ध को बहुत ही खराब नजरों से देखा जाता था। प्रीति सत्तात्मक जो थी शासन थी ऋग वैदिक में भी उत्तर वैदिक में भी। चाइल्ड मैरिज जो था ना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है, ऋग वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अमाजू वैसे लेडीज को बोलते थे जो कभी शादी नहीं करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो इस समय के लोग थे इनके जीने का जो साधन था ना वो जीने का साधन पशुपालन एवं कृषि था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखो कि ऋग वैदिक काल जो थे ना, ऋग वैदिक काल जो शुरू का वैदिक पीरियड था ना, इसमें पशुपालन बहुत ज्यादा डेवलप था। मतलब पशु को बहुत ज्यादा ये लोग पालते थे, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था ना, इस वजह से खेती अच्छा से नहीं हो पाता था, उतना ही हो पाता था जितना में जी सकता था, ठीक है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में पशुपालन ज्यादा डेवलप था, कृषि कम डेवलप था। लेकिन जो लास्ट उत्तर वैदिक पीरियड हुआ इसमें कृषि जो एग्रीकल्चर लैंड हो गया ना वो बढ़ने लगा। मैंने आपको बताया कि गंगा के प्लेन के जंगल सबको काट करके कृषि का भूमि बना दिया गया, जिस वजह से कृषि बढ़ने लगा, पशुपालन कम होने लगा। पशुपालन कम ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियां भी डेवलप होने लगा, जो कि हम लोग आगे देखें। गाय को अधन्य बोला जाता था, मतलब गाय को न मारा जाने वाला पशु। अधन्य का मतलब हुआ एक ऐसा धन जिसको मरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाय को अधन्य बोला जाता था वैदिक पीरियड में, दोनों पीरियड में गाय को बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। ये लोग संगीत और मनोरंजन के लिए दोनों पीरियड में, ऋग वैदिक में भी उत्तर पीरियड में भी संगीत के लिए लोग गाना गाते थे। रथ ये हमेशा याद रखना है, ये रथ जो है ना ये वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा बना है। मतलब रथ का यूज ये लोग बहुत करते थे, ठीक है। रथ जो है, रथ बना करके घोड़े से जो रथ बनता है ये बहुत ये लोग यूज किया है, ठीक है, वैदिक पीरियड में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग ने पिछला पढ़ा था उसमें घोड़े का बहुत कम ही साक्ष्य मिला है, लेकिन वैदिक पीरियड में घोड़े का बहुत यूज हुआ है, बहुत ज्यादा साक्ष्य मिला है। तो ये ध्यान रखना है। ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसमें ये बात पूछा गया था कि घोड़े का साक्ष्य जो है ना वैदिक पीरियड में बहुत मिले हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड के लोग घोड़े का बहुत यूज करते थे रथ के लिए, ठीक है। घोड़ा को प्रिय पशु माना जाता था वैदिक काल में, ठीक है। रथ का प्रचलन बहुत था, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं कि जो वैदिक पीरियड का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, मतलब ये लोग पैसा कहाँ से कमाते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या ये लोग बिजनेस भी करते थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो जो शुरू का पीरियड था जिसको हम लोग ने ऋग वैदिक पीरियड बोला, इसमें तांबे का खोज हो गया था लेकिन लोहा का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। लोहा का खोज उतना नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जो बाद वाला पीरियड हुआ जिसे हम लोग उत्तर वैदिक पीरियड बोलते हैं, इसमें लोहे का औजार बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पेड़ों को काट कर कृषि योग भूमि बनाने जाने लगा, गगनेटिक प्लेन की तरफ जाने लगा लोग सब, आर्यन लोग सब, ठीक है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर वाले लैंड बनाने लगा, जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने लगा, कैपिटल कम होने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये लोग जो थे ना स्पिनिंग करके सूत को जो है कॉटन बनाया करते थे, वुलन बनाते थे, मतलब ये सब बना करके ये लोग ये पहनते थे, ठीक है। इसमें भी 3 वर्ड याद रखना है आपको, वास, अधिवास और उसनीय। ये लोग के कपड़े का नाम है। कुछ कपड़े वास बोले जाते थे, अधिवास बोले जाते हैं उसमें, और एक नेवी कपड़ा जिसे इनर वियर बोला जाता है। तो ये वर्ड यूज किया गया है वैदिक पीरियड में। रिवर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे, जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिवर का यूज ये करते थे। और जो उत्तर वैदिक पीरियड था ना इसमें हम लोग देखते हैं कि पशु और कृषि के अलावा कारपेंटर सब भी
बर्तन बनाने वाले भी, लेदर वर्क भी, ये सब भी, मेटल का काम भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो वैदिक पीरियड जब खत्म होने लगा ना, तो इसमें कारपेंटर का काम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बर्तन बनाना सीख लिया, लेदर। अब जब ये सब सीख गया ना, तो अब क्या होगा कि अब व्यापार भी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, तो व्यापार भी ये लोग करने लगे। हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो है, जो फॉरेन के साथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बेबुलिन और सुमेरिया सब के साथ हम लोग देखते हैं कि उस लोग के साथ ये व्यापार स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप कहा कि सर ये व्यापार करते होंगे तो किस तरह से करते होंगे? हम लोग ने याद होगा कि एक बार्टर सिस्टम होता है, कुछ सामान हम देंगे तो आपको दूसरे सामान वो देगा, तो इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम हम लोग को जब वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो शुरू में मिलता है, लेकिन जब वैदिक पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, तो फिर क्वाइन का यूज होने लगता है। तो 2 क्वाइन का नाम याद रखना है। ठीक है, देखो गोल्ड क्वाइन जो था ना, निस्क और सतनाम था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि वैदिक काल का जो शुरू वाला पीरियड था उसमें बार्टर सिस्टम था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे क्वाइन आ गया, और यहाँ पे जो गोल्ड क्वाइन आया उसका नाम रखा निस्क। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बार्टर सिस्टम नहीं था। उत्तर वैदिक काल में केवल क्वाइन का यूज होता था। गोल्ड क्वाइन में निस्क और सत माना था, और सिल्वर क्वाइन में कृष्णला था। ठीक है, कृष्णला। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि व्यापार स्टार्ट हो गया फॉरेन के साथ, बेबुलिन सुमेरिया के साथ स्टार्ट हो गया। गोल्ड क्वाइन निस्क और सतनाम था, सिल्वर क्वाइन का नाम कृष्णला था। ठीक है, जो व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेडिंग के लिए जाते थे ना, उसे पनी बोला जाता था। व्यापारी के लिए, दूर जाने वाले व्यापारी के लिए नाम दिया जाता था। जो एक जगह से दूसरे जगह जाके व्यापार करते थे उसे पनी बोला जाता था। और जो वैकनोट होता था, ये सूदखोर को बोला जाता था। वैकनोट एक ऐसे पर्सन होते थे जो कुछ रुपया देकर के उसका इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, इसे वैकनोट बोला गया। ये दो वैकनोट वर्ड आपको याद रखना है और पनी वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा इकोनॉमिकल स्टेटस कहता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस स्टेटस कैसा था। मतलब रिंग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड जो थे, यहाँ के लोग किस तरह से, रिलीजियस धारणा इन लोग का क्या था, धार्मिक ढांचा कैसा था। तो देखो, जो शुरू वाला पीरियड था रिंग वैदिक पीरियड, ठीक है, इस पीरियड में इंद्र भगवान को और अग्नि देवता को मुख्य देवता माना जाता था, सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता था। इंद्र भगवान को ये लोग उस समय पुरंदर बोलते थे। अब देखो, पुरंदर का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब पुरंदर मतलब रहता है एक ऐसा नेता जो किले को छेद करता हो। किले को छेद करना मतलब समझो ना कि युद्ध में जीतने वाला। ठीक है, इसीलिए इंद्र को कहा जाता था कि ये युद्ध का नेता है। ठीक है, और वर्षा का भी देवता है। और अग्नि को कहा जाता था कि ये मेडिएटर है बिटवीन गॉड एंड पीपुल। मतलब याद रखना है कि जो रिंग वैदिक पीरियड था ना, इसमें इंद्र का भी बहुत ज्यादा, मतलब इंद्र को भी लोग बहुत ज्यादा मानते थे। और अग्नि देवता को बोलते थे कि ये लोग जो है ना, अग्नि देवता जो है ना, हमारे भगवान और पीपुल के बीच के मेडिएटर है। ये क्यों? तो देखो, ये लोग क्या करते थे, जो हवन से स्टार्ट हुआ ना, हवन में क्या होता है, कुछ चीज को आपको सेक्रीफाइसेस करने के लिए जो चीज डाल दोगे, उड़कर वो ऊपर चला जाता था। ये लोग वैदिक पीरियड में सोचते थे कि ये जो ऊपर जाएगा ना, भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए अग्नि देवता को कहते थे कि ये मेडिएटर है, बीच के माध्यम है, जो भगवान और पीपुल के बीच के रास्ता को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता था अग्नि देवता कि ये मेडिएटर है, क्योंकि हवन में क्या होता था, कुछ चीज डालोगे तो आप उड़ के चला जाएगा। अब उड़ के जो जाएगा वो भगवान के पास चला जाएगा, ऐसा ये लोग मानते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहा गया है सबसे पवित्र नदी था। ठीक है, और गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख किया गया, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा का जिक्र 1 बार केवल मिलता है, यमुना का जिक्र 3 बार मिलता है, और सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र मिलता है। और सबसे फेमस जो रिवर था ऋग्वेद में वो सरस्वती नदी था। अब सरस्वती नदी आज के समय में नहीं है, क्योंकि सरस्वती नदी हरियाणा की तरफ हुआ करता था, जो अभी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था रिंग वैदिक काल के। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कैसा ढांचा था। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में जो भगवान थे ना, उसमें प्रजापति भगवान जो थे वो फेमस थे। प्रजापति का मतलब क्या हुआ, द क्रिएटर, जिन्होंने पूरे दुनिया को बनाया है। ठीक है, सृष्टि करता है। तो प्रजापति जो थे ये पूरे दुनिया को बनाया, क्रिएटर को बोला जाता है, ये फेमस थे। और साथ ही साथ विष्णु और रुद्र का भी लोग मानने लगे थे। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक काल थे इसमें सबसे फेमस प्रजापति, और फिर विष्णु को मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है समाज का पालन करने वाला प्रोटेक्टर है, और रुद्र को डिस्ट्रॉयर, रुद्र भगवान का पूजा करना लगे ये लोग। ठीक है, अब देखो कि जो उत्तर वैदिक काल था ना, इसमें क्या हो गया कि जो पुरोहित सब जो राजा को एडवाइस देते थे ना, अब ये लोग राजा को एडवाइस ही नहीं दे रहे हैं। ये राजा को कह रहे हैं कि राजा आप तो भगवान है। अब राजा को ये लोग भगवान की तरह कहा, ये पुरोहित लोगों ने ज्ञान देना
स्टार्ट कर दिया कि जो राजा थे वो भगवान का रूप है, ये यज्ञ कराओ, ये कराओ, हवन कराओ, ये सब इतना ज़्यादा ये सब प्रचलित होने लगा कि आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेज स्टार्ट हो गए, बलि का व्यवस्था हो गया, जहाँ पे 1,000 बैल को काट दिया जाता था, 1,000 अश्वमेध यज्ञ होने लगे, जिसमें बहुत सारे फोर्सेज को, घोड़े को जो है मतलब सेक्रीफाइस करने का मतलब प्रचलन होने लगा। साथ ही साथ पुरोहित, जब आप देखेंगे कि पुरोहित लोग को दान देने का जो है, पुरोहित लोग को बहुत सारे स्लैब मिलते थे, बहुत सारे मतलब जमीन का शायद ऋग वैदिक काल में नहीं चर्चा, वैदिक काल में जमीन का चर्चा नहीं है, लेकिन बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे पुरोहित को, जिससे क्या हो गई, पुरोहित लोग बहुत धनी हो गए। ठीक है, पुरोहित लोग और क्षत्रिय लोग मतलब राजा लोग, ये लोग बहुत ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ गए। साथ ही साथ ये लोगों ने इतना ज्यादा सेक्रीफाइसेस सब स्टार्ट कर दिए जो आगे जाके आपको दिखेगा। इसी वजह से जो है ना, जो हमारा रिलीजन था, हिंदू जो रिलीजन था, ये जाकर के टूटना स्टार्ट हो गया, और ये जो है आगे जाकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तरफ भागने लगा, जैन धर्म की तरफ बनने लगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको कि जो उत्तर वैदिक काल थे ना, इसमें पुरोहित लोगों ने धार्मिक रिचुअल फार्मूला स्टार्ट कर दिए। रिचुअल फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि जो हवन होगा ना, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, यही मंत्र पढ़ना है, दूसरा मंत्र नहीं पढ़ना है, तो ये सब स्टार्ट हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बलि का व्यवस्था सब होने लगा, जिससे लोगों के बीच में बहुत सारा घृणा स्टार्ट हो गया, और बहुत सारे लोगों ने दूसरे धर्म की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो कि कुछ और बातें हम लोग को वैदिक पीरियड के बारे में जानना चाहिए, कुछ संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि देखो कि ये लोग क्या करते थे वैदिक पीरियड में। हम लोगों ने देखा ये लोग जो पूजा करते थे ना, वो नेचुरल चीज को पूजा करते, मतलब इन लोग को जो चीज के बारे में जानकारी नहीं था उसको इन्होंने नेचुरल चीज मान करके उसका भगवान उसको मान लिया। जैसे कि ये लोग सन को समझते थे ये भगवान है, क्योंकि इन लोग को उस समय ये नहीं पता था कि सन जो है एक हाइड्रोजन हीलियम का गैस का गोला है। तो ये लोग ने जिस चीज के बारे में इन लोग को जानकारी नहीं मिला, उस सब को भगवान मानने लगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल चीज के रूप में ये लोग सोम को पूजा करने लगे, बृहस्पति का देवता, पूषण का पूजा करने लगे, पशु का देवता मान करके, मारुत को इन्होंने आंधी तूफान का देवता मान लिया, अश्विन को विपत्ति को हरने वाले देवता मान लिए, उषा को प्रगति उत्थान का, और वरुण को पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और समुद्र का देवता मानने लगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैदिक काल में ही महाकाव्य हमारे रामायण महाभारत का जो है लिखा गया है, वैदिक काल में ही। ठीक है, रामायण और महाभारत लिखा गया। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो 6 दर्शन है, दर्शन जो है ना, दर्शन भी एक किताब की तरह है, टेक्स्ट की तरह है। ठीक है, जो बहुत सारे 6 दर्शन हमारे देश में 6 दर्शन लिखे गए हैं। ठीक है, उस सभी दर्शन में जो सबसे पुराना दर्शन है, टेक्स्ट जो है, वो सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन को किसने लिखा था, तो कपिल मुनि ने लिखा था। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, और इसी में कहा गया, सांख्य दर्शन में भी कहा गया कि जो ये पूरे दुनिया का जो निर्माण हुआ है ना, 25 तत्वों से हुआ है। ठीक है, और उसमें पहला तत्व जो है वो क्या है, प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, तो जो 6 दर्शन है ना, उसका पूछेगा कि ये 6 दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो सांख्य के कपिल थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और देखो ये जो वैशेषिक दर्शन थे, इसका कनाद और उल्लुक जो थे, ये वैशेषिक दर्शन के थे प्रवर्तक। और एक होता है पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, ये लास्ट 2 है, इसको जेमिनी और बदनारायण ने लिखा था। ठीक है, एक चवार्क दर्शन की लुसेंट की किताब में चवार्क दर्शन के बारे में भी लिखा गया, लेकिन 6 दर्शन का इंडिया में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये इसके बारे में इंडिया में नहीं प्रचलन। वेदांत दर्शन का भी चर्चा आपको देखने को मिलेगा, वेदांत दर्शन। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के बारे में उतना नहीं याद रखो। एक वेदांत दर्शन जिसे ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, इसको बदनारायण ने लिखा था। ठीक है, ऋग वैदिक में आपको 2 वर्ण आपको देखने को मिलेगा, पूरब। तो पूरब जो होते थे ना, ये जो गेट पे खड़े रहते थे दुर्गपति, इसी दुर्ग पे खड़े रहने वाले लोग को पूरक बोला जाता था। अस्पष्ट जो होते थे ना, यहाँ के गुप्तचर जो लोगों को मतलब देखते थे कि ये लोगों की गतिविधियों को, जनता की गतिविधि को देखने वाले लोगों को अस्पष्ट बोला जाता था। बाजपति जो होते थे, ये नाम दिया गया भूमि का अधिकारी, जो भूमि का जो अधिकारी होते थे उसे बाजपति बोला जाता था। और जो उग्र बोला जाता था, वो अपराधी को पकड़ने वाले को उग्र बोला जाता। ये कुछ ऋग वैदिक वर्ड है, मतलब वैदिक वर्ड है, जिसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पूरब का मतलब क्या होता है। तो कहना है कि पूरब का मतलब होता था जो दुर्ग पे खड़ा होते थे, दुर्गपति। अस्पष्ट का मतलब क्या होता था, जो लोगों की गतिविधियों को देखता था, गुप्तचर था। ठीक है, बाजपति क्या होता था, तो भूमि का जो एग्रीगेरियन लैंड जो होता था उसका एक अधिकारी होता है, जो नापने का काम करता होगा, कितना टैक्स लेना है, ये सब। ठीक है,
उत्तर वैदिक काल में जो लास्ट एज था वैदिक पीरियड का, उसमें हल को, जो हल होते थे उसको सिरा बोला गया है, और जो हल के द्वारा जो रेखा होता था उसे सीता बोला गया। ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए वैदिक काल में कुछ नदी के नाम है, ठीक है, और उसका पुराना नाम और आज के नाम डिफरेंसेज हो गया, पहले वाले नाम और आज के नाम अलग अलग हो गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जैसे कुब्र कुब्र नाम है, तो कुब्र का अभी का नाम क्या है? कुर्रम है, ठीक है। जैसे कुबा है, इसे आज के समय में ये काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है, तो पहले इसका नाम कुबा था, अभी का नाम क्या है? काबुल है, ठीक है। जैसे पहले का नाम बिशिस्ता था, आज इसका नाम झेलम है, आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो पहले उस झेलम नदी का नाम बिशिस्ता था, आज का नाम झेलम है। पहले इसका नाम अस्किनी था और आज का नाम चिनाब नदी है। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, पहले नाम पुराना नाम, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन नदी है, ठीक है। जैसे गोमती नदी को आज के समय में गोमल बोला जाता है, ठीक है। हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था उपनिषद जो 118 होते थे ना, उसमें से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद जो थे ना, इसी से सत्यमेव जयते लिखा गया है, मतलब मुंडकोपनिषद में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते, ठीक है। इसी में आपको देखेंगे कि यज्ञ का तुलना किया गया है टूटी नाव से, यज्ञ को कहा गया है कि टूटी नाव की तरह होता है यज्ञ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था ना, तो कौशाम्बी से देखा गया कि पक्की ईंट मिला है, पक्की ईंट का साक्ष्य मिला है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे, उसमें देखे थे कि बहुत सारे मतलब जो सिटी थे ना वो पक्की ईंट के ही बने हुए थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता कच्चे ईंटों का बना हुआ था, तो पक्की ईंटों का साक्ष्य बस कौशाम्बी नगर से मिला है, ठीक है। तो ये था हम लोग का वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड दो भाग में बटा था, एक का नाम था ऋग वैदिक पीरियड जो शुरू के वैदिक पीरियड था, और जो लास्ट का था उसका नाम उत्तर वैदिक पीरियड था। और हम लोग ने देखा कि वैदिक पीरियड कौन थे? आर्यन लोग थे। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये लोग भारत में शुरू में जो है पंजाब की तरफ बसे थे, और बाद में जाकर के गंगा प्लेन की तरफ उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ बसे थे। फिर हम लोगों ने देखा था इसका सोशल स्टेटस कैसा था, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।